जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो का विषय है लद्दाख। मित्रों, लद्दाख कई दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला दृष्टिकोण तो यह है कि लद्दाख पर्यटन के हिसाब से अपना एक अलग महत्व रखता है। यहाँ पर काफी पर्यटक जाते हैं, काफी सैलानी जाते हैं जो लद्दाख की सुंदरता को देखना चाहते हैं। जब वह बर्फ से आच्छादित हो जाता है, जब वहाँ की पहाड़ियां बर्फ से भर जाती हैं, वहाँ की झीलें निर्मल जल फैलाई रहती हैं, तो वो एक अलग सुंदरता बिखेरता है और वह सुंदरता देखने लायक है। शायद इसी सुंदरता को देखने के लिए सैकड़ों सैलानी हर वर्ष लद्दाख के लेह क्षेत्र और कई क्षेत्रों में जाते हैं। तो पर्यटन के हिसाब से लद्दाख का एक अपना महत्व है। दूसरा महत्व तो भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से या भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखें तो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है लद्दाख। कई वस्तुएं यहां पर अच्छी पाई जाती हैं, इस हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और विद्यार्थियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कई प्रश्न हमारी सीटेट और टेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खास करके सीटेट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जहां उनको एनसीईआरटी की पुस्तकों पर बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके सेकंड पेपर में 6वीं 7वीं और 8वीं के सिलेबस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर यह टॉपिक जरूर नजर आता है। सोशल साइंस के स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके लिए भी यह बहुत महत्व रखता है। तो आइए आज इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि लद्दाख में क्या क्या चीजें हैं, क्या इसकी स्थितियां हैं और कई महत्वपूर्ण बातें। तो पहली बात यह है कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? यह जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, लेकिन इसको केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को भाजपा सरकार ने, या केंद्र सरकार हम कह सकते हैं, केंद्र में जो भाजपा सरकार है उसने इसको 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया। ठीक है। इसकी राजधानी लेह है। लेह क्या है? इसकी राजधानी है। इसमें 2 जिले हैं इस पूरे लद्दाख प्रांत में, जो कि एक केंद्र शासित प्रांत बन गया है। इसमें 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। ठीक है। यहां शासन किसका चलता है? उपराज्यपाल का, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो राष्ट्रपति जो है यहां के लिए उपराज्यपाल नियुक्त करता है और उपराज्यपाल ही उसका मुख्य शासक होता है उस राज्य का। जैसे आपका उपराज्यपाल दिल्ली में है, इसको हम एलजी कहते हैं। ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 से यहां उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और राज्यपाल महोदय का नाम है, जो पहले राज्यपाल हैं वहां के उपराज्यपाल, राधा कृष्ण माथुर। नाम भी बड़ा आसान है याद करना, राधा कृष्ण और माथुर। ठीक है। सांसद, वहां एक सांसद चुने जाते हैं, वहां एक ही संसदीय क्षेत्र है और वहां के वर्तमान सांसद जो हैं वह है जमयांग सेरिंग नामग्याल। बड़े अच्छे वक्ता हैं। संसद में, पार्लियामेंट में, खास करके लोकसभा में इनका भाषण आप यूट्यूब पर पा सकते हैं। इनके द्वारा बहुत अच्छा वक्तव्य दिया जाता है। ये भाजपा के सांसद हैं। ठीक है। तो भाजपा यानी बीजेपी पार्टी के सांसद हैं, वहां से चुने गए हैं। उच्च न्यायालय यहाँ का कहाँ है? यानी लद्दाख का उच्च न्यायालय जो है वह अभी फिलहाल के लिए जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय ही लद्दाख का उच्च न्यायालय है। आगे देख लेते हैं यहाँ का क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है। यहाँ का क्षेत्रफल जो है मित्रों वो 59,146 यानी 59,146 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर है यहाँ का क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल में जो कारगिल, मैंने बोला कि दो जिले हैं, लेह और कारगिल, तो कारगिल का जो क्षेत्र है वह है 14,036 वर्ग किलोमीटर, जबकि लेह का जो क्षेत्र है वो 45,110 वर्ग किलोमीटर है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल इतना ही मिलेगा आपको। ठीक है। आगे आ जाते हैं, वहां भाषाओं के बारे में देख लेते हैं। वहां 3 मुख्य रूप से भाषाएं बोली जाती हैं। एक तो हिंदी कुछ लोग प्रयोग करते हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज लद्दाखी, और कुछ लोग वहां तिब्बती भी बोलते हैं। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में बसा एक रेगिस्तानी पहाड़ी इलाका जो है वही है लद्दाख। यह जम्मू कश्मीर के, आप नक्शे में देखेंगे तो अगर मान लीजिए नक्शा यहां बनी हुई है तो जम्मू और कश्मीर का जो पूर्वी हिस्सा है, क्योंकि मैप आप कैसे देखते हैं, मैप ऐसे देखते हैं, ईस्ट इधर देखते हैं, वेस्ट इधर देखते हैं, नॉर्थ इधर देखते हैं और साउथ इधर देखते हैं। तो
इस तरह का डायग्राम मैप देखने के लिए यूज किया जाता है, जहां ईस्ट राइट साइड में देखा जाता है, यानी पूर्वी हिस्सा इधर आएगा। तो जम्मू कश्मीर राज्य का जो पूर्वी हिस्सा है, मैं मैप के जरिए भी आपको यहां दिखाऊंगा, यहां मैप आपको दिखाई देगी, ठीक है। उस मैप में भी आप देख सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में आप देख सकते हैं मैप में कि जो एरिया है वही है लद्दाख, और यह रेगिस्तानी एरिया है मित्रों। रेगिस्तानी क्यों है, उसका कारण क्या है? यहां बारिश बहुत कम होती है, बारिश कम होती है, जिसके कारण क्या होती है, यहां पर जो खेती है वो संभव नहीं है यहां पर खेती बिल्कुल, या होती भी है अगर खेती तो बहुत कम होती है। कारण उसका यह है कि ये साल के कई महीनों तक तो ये बर्फ से आच्छादित रहता है, और अगर वो बर्फ हट भी जाती है तो खेती करने के लिए बहुत कम महीने मिल पाते हैं, जिसकी वजह से यहां खेती बहुत कम होती है, नाम मात्र के लिए समझ लीजिए। लद्दाख का जो इलाका है वो हर वर्ष लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहां पर पश्मीना ऊन मिलता है। कौन सा ऊन? ऊन आप जानते हैं ऊनी कपड़े बनाने के कार्य आता है, काम में आता है, और कई तरह के कामों में भी आता है। तो ये जो पश्मीना ऊन है, एक ब्रांड पश्मीना ऊन, वह लद्दाख में पाई जाने वाली जो विशेष बकरियां हैं, यहां आप उसका चित्र देख सकते हैं उन बकरियों का। ये बकरियां लंबे बालों वाली होती हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं इन बकरियों का पालन करते हैं, और इन बकरियों से दूध मांस के अलावा ये उनके ऊन का इस्तेमाल भी करते हैं कई तरह के वस्त्र बनाने में, ऊनी वस्त्र बनाने में, और ऊनों का निर्माण करके वो अन्य क्षेत्रों में भी उसको भेजते हैं, जिससे उनको आमदनी होती है। तो जो ये पश्मीना भेड़, ये भेड़ों का नाम भी पश्मीना वहां की भेड़ें जो होती हैं वो एक विशेष तरह की भेड़ें होती हैं, जिनके बाल काफी लंबे होते हैं और उन पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं। उन भेड़ों को पश्मीना भेड़ें कहते हैं, और उन भेड़ों से जो ऊन मिलता है उनसे जो तरह तरह के ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, और ऊनी वस्त्र बनाने के अलावा जो ऊन है, जिसके वस्त्र बनाने से पहले की जो स्थिति यानी ऊन को दूसरे राज्यों में या दूसरे क्षेत्रों में भी बेच करके वहां के लोग अपनी कमाई का एक जरिया बनाते हैं। चलिए, अब जो ये पश्मीना ऊन है ये बहुत ही कीमती होता है मित्रों। कारण यह है कि वहां के लोगों के लिए रोजगार का अन्य कोई उपाय नहीं है, खेती होती नहीं है। तो और दूसरी चीज ये है कि पर्यटन के अलावा वहां पर जब वहां बर्फ नहीं जमती है तब वहां के लोगों के लिए जो दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए क्या होता है कि जो ऊन वहां एक विशेष तरह से विशेष और अच्छी क्वालिटी का मिलता है उन भेड़ों से। तो ये जो पश्मीना ऊन जो कहा जाता है, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा लगाते हैं लोग, क्योंकि आमदनी के ये कुछ ही जरिए हैं जिनकी वजह से वो लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो इस पश्मीना ऊन से पश्मीना शॉलें बनती हैं, शॉल जो हम ओढ़ते हैं, ठीक है। पश्मीना शालें क्या होती हैं? ओढ़ने के काम में आती हैं, काफी अच्छी होती हैं। यहाँ के लोग ये जो पश्मीना ऊन से पश्मीना शालें बनाते हैं, इन शालों की डिमांड बहुत ज्यादा है और यह काफी महंगी भी होती हैं। लद्दाख के लोग दूध से बने पदार्थ से मक्खन जैसी चीज तैयार करते हैं। चीज एक होती है जो खास तरह का छेना कह सकते हैं आप, वह होता है। और मांस खाते हैं लद्दाख के लोग। क्या करते हैं? लद्दाख के लोग दूध से बने हुए पदार्थ जैसे कि खास करके मक्खन, चीज, और वहां के लोग मांस भी पसंद करते हैं। हर लोग नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग। उसका कारण ये है, लद्दाख के मैप में जो आपका पश्चिमी इलाका है, मान लीजिए ये लद्दाख है, ठीक है, ये एरिया लद्दाख है। नक्शे के हिसाब से जो इधर का एरिया है यानी पश्चिमी भाग में मुस्लिम बाहुल्य लोग ज्यादा हैं, ठीक है। और जो पूर्वी भाग है वहां बौद्धिस्ट ज्यादा हैं, ठीक है। तो कई धर्मों के मानने वाले लोग भी वहां पर पाए जाते हैं। तो लद्दाख के लोग मक्खन, चीज एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास वहां क्या पाई जाती हैं? कुछ गायें जरूर होंगी, बकरियां जरूर होंगी। अगर ये नहीं होगा तो याक होगा, एक विशेष जानवर, ठीक है, जो बैल की तरह दिखेगा, आपको लंबे लंबे बाल होंगे। और वो इन पहाड़ों में, समझ लीजिए ये पहाड़ों का या रेगिस्तान का ऊंट, जैसे रेगिस्तान में ऊंट पॉपुलर है, वैसे समझ लीजिए लद्दाख के लिए याक बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर है। कारण यह है, इसका कई दृष्टिकोण से उपयोग है। पहला दृष्टिकोण तो यह है कि ये 300 किलो का वजन लेकर के मीलों तक चल सकता है। एक तो बहुत बड़ी मजबूती यह है। दूसरी चीज यह है कि
जब वहां का क्षेत्र पूरा बर्फ से ढक जाता है तो इनके द्वारा मतलब याक से ये लोग दूध भी निकालते हैं। ठीक है, तो दूध निकालते हैं, ठीक है, दूध के लिए भी प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज यह है कि जब बर्फ से ढक जाता है और यहाँ सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनको ढोने का काम भी एक जगह से दूसरी जगह पर किया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं। याक का प्रयोग पर्यटकों को घुमाने में भी किया जाता है। याक से दूध भी प्राप्त होता है। मैंने ये 2 पॉइंट अभी अभी कवर किए। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लद्दाख को क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और 400 साल पहले यहाँ के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए थे। तो जो यहाँ इस्लाम की बहुलता मिलती है या इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मिलते हैं, वह इस्लाम धर्म की यहां पर ये इस तरह से कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म का प्रचलन या इस्लाम धर्म से इनका परिचय 400 साल पहले ही हुआ है। बहुत पहले से लोग यहाँ के लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं हैं, तो भी कह सकते हैं कि बहुत लंबा समय माना जाता है 400 साल। तो 400 साल मतलब इस्लाम धर्म जब से बना और जब से ये प्रचलन में आया तब से लेकर के, यानी मुगल आए भारत में, सारा इतना सब कुछ हुआ, इस्लाम धर्म का इतना प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन वे लोग जो लद्दाख में रहने वाले लोग हैं वो सिर्फ 400 साल पहले से इस्लाम धर्म से परिचित हुए या इस्लाम धर्म में अपने को परिवर्तित किया और इस्लाम धर्म को मानने वाले बने। तिब्बत का जो ग्रंथ है, बहुत मशहूर ग्रंथ है केसर सागा, यह लद्दाख में काफी प्रचलित है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि तिब्बत में किस धर्म की बहुलता है? बौद्ध धर्म की बहुलता है। और जो आपका ये लद्दाख का पूर्वी इलाका है वहां भी बौद्ध धर्म की बहुलता है। इसलिए तिब्बत का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है केसर सागा वहां पर काफी प्रचलित है। तो इतनी जानकारियां लद्दाख के बारे में थी जो कि एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिया। और कुछ इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट थे, जैसे कि वहां का केंद्र शासित प्रदेश बनना, किस डेट को बना, कौन है वहां के राज्यपाल की पिक्चर आप लोगों ने देखी, वहां का भौगोलिक स्थिति आपने देखा, याक की पिक्चर देखी। तो पिक्चर के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन देख करके मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक जरूर करिए। एक एक वीडियो बनाने में मित्रों आप समझते हैं सिर्फ 15 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा जाती है। तो प्लीज मेरी मेहनत को जरूर सराहिएगा, लोगों तक इसे शेयर करिए और कमेंट जरूर लिखिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूंगा।